सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। जब से तहरीके इंसाफ की हुकूमत आई है, एक के बाद एक बहरान का इसको सामना है। कभी कुछ हो जाता है और कभी कुछ। ऐसे लगता है कि जब से ये हुकूमत आई है इसके इम्तिहान ख़त्म ही नहीं हो रहे। अब जो इम्तिहान है वो भी इस लिहाज से अजीबो गरीब और बड़ा इम्तिहान है कि ये अपनों का पैदा करदा इम्तिहान है। शेख रशीद भी कह रहे हैं कि अपोजिशन से नहीं, अपनों से खराबी पैदा हो रही है। तीन सूबाई वुज़रा को बरतरफ कर दिया गया। इसके अलावा अगर आप ये देखें कि 3 वज़ीर आला हैं और इन तीनों को मुश्किलात का सामना है। अब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा में मैच फिक्सिंग के इल्ज़ाम में अपने ही 3 सीनियर खिलाड़ियों को टीम से बाहर कर दिया है, जबकि बाकी बागियों की तलाश भी जारी है। दिलचस्प बात यह है कि खैबर पख्तूनख्वा की तरह पंजाब में भी तहरीक इंसाफ का अपोजिशन की बजाय अपने ही खिलाड़ियों से मैच चल रहा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया है, पंजाब की कप्तानी उस्मान बुज़दार के हवाले ही रहेगी। वज़ीर-ए-आज़म के इस 2 टोक फैसले ने पीटीआई फॉरवर्ड ब्लॉक की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। अब देखना यह है कि अब यह ग्रुप क्या लाहेमल इख्तियार करेगा। सियासी पंडित उस्मान बुज़दार को ना हटाने को वज़ीर-ए-आज़म का अच्छा फैसला करार दे रहे हैं, जिनके मुताबिक अगर वज़ीर-ए-आज़म अब किसी ब्लैकमेलिंग के आगे झुक जाते हैं तो फिर पंजाब में बार बार तब्दीली का रास्ता खुल जाता है। हकीकत यह भी है कि उस्मान बुज़दार परफॉर्मेंस की दौड़ में अब तक अंडर ट्रेनिंग का टैग लगाए बेखौफ भाग रहे हैं, लेकिन सवाल यह है आखिर कब तक। दूसरी तरफ खबरें यह भी गर्म हैं कि नून लीग बुज़दार सरकार के खिलाफ तहरीके अदम इतिमाद लाने की तैयारियों में है, जबकि वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान का दावा है कि नून लीग के 50 से ज्यादा अरकान हुकूमत से राब्ते में है। क्या तहरीके अदम इतिमाद नून लीग का लंदन प्लान है? देखना यह भी है कि जोड़ तोड़ की इस सियासत में कौन किसे पिछाड़ता है। विफाक की बात करें तो हुकूमत इत्तेहादियों के तमाम तर नाम उठाने के बावजूद इन्हें मुकम्मल राजी नहीं कर सकी। MQM और हुकूमत में भी बात बनती दिखाई नहीं दे रही। आज वज़ीर-ए-आज़म कराची गए तो सबको मिले। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से IG सिंध की तब्दीली के मामले पर भी इत्तफाक हो गया, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात के लिए MQM को वक्त नहीं मिल सका। नाराज MQM मान क्यों नहीं रही? क्या मुत्तहिदा ने हुकूमत से निकलने का फैसला तो नहीं कर लिया? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हकीकत बल्कि मुत्तहिदा की तारीख यही है कि फिल वक्त हुकूमत से निकलने का खतरा MQM मोल नहीं ले सकती। फिर ये नाराजगी किस लिए? इसी पर हम पहले बात करेंगे। मेरे साथ हैं असद खरल साहब, बाबर डोगर साहब, लेकिन पहले आज के अहम डेवलपमेंट्स पर रिपोर्ट। कैसे इन मामलात से निपटेंगे इमरान खान साहब? असद खरल साहब, सब ठीक हो गया, 3 वज़ीर आला जाम कमाल हैं बलूचिस्तान में, महमूद खान खैबर पख्तूनख्वा में, उस्मान बुज़दार पंजाब में। ये इत्तफाक है कि तीनों के खिलाफ एक ही वक्त में महाज खड़ा हो गया। बुज़दार साहब के खिलाफ तो अरसे से चल रहा था, लेकिन अब तीनों के साथ ये हो रहा था। तो इमरान खान साहब इस सारे को दबाने में कामयाब हो गए हैं या कुछ अरसे बाद ये फिर मामला सर उठाएंगे? देखिए, जिस तरह KPK के हवाले से अगर बात की जाए तो KPK में तो कोई अपोजिशन है नहीं। आपके सामने जो सूरत हाल है KPK के अंदर, इस हालात में जब मरकज़ में इत्तेहादी जो है वो मसल दिखा रहे थे, वो नाज नखरे दिखा रहे थे इमरान खान साहब को, और साथ ही पंजाब के अंदर भी कुछ लोगों के जो है तहफ़्ज़ात सामने आ रहे थे PTI की हुकूमत के ऊपर, बुज़दार साहब के ऊपर, उनके जो खिलाड़ी हैं इमरान खान साहब के। उस दौरान बलूचिस्तान के अंदर भी आपने देखा जो स्पीकर, जिस तरह अब्दुल क़ुद्दूस बज़िंजो ने बात की, और बहुत सारे वहाँ पे जो वज़रा हैं या MPs हैं उन्होंने शिकायत की। वहाँ पे भी आपने देखा आलमोस्ट बहुत सारी वजारतें वजूरतें भी कुछ कलमदान नए सौंपे गए हैं, तो उसमें भी मामला ठंडा करने की कोशिश की जा रही है। बज़ाहिर तो ऐसी चीज़ सामने आ रही, लेकिन अब्दुल क़ुद्दूस बज़िंजो साहब का ये कहना है कि अभी तक वो मुतमिन होते नज़र नहीं आ रहे। वज़ीर आला के कंडक्ट के ऊपर उन्हें एतराज़ है कि मुझे वज़ीर आला को उनके ऊपर एतराज़ है। तो इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। मामला जो बीच में KPK का आया, KPK के हवाले से आतिफ खान, वो इमरान खान साहब के खिलाड़ी हैं, जिनकी वो तर्जमानी करते थे, जिनको वो डिफेंड करते थे, जिनको वो PTI का हीरो कहते थे, जिनको वो कहते थे कि इनको सियासत या वजारत आला की ज़रूरत नहीं है। यानी वो पार्टी के ऊपर ऐसे खान साहब समझते जिस तरह वो
एहसान कर रहे हैं। 3 उनके पास पोर्टफोलियो थे मिनिस्ट्री के। शराम तरकई भी बड़े फेवरेट थे। अच्छा, शराम तरकई साहब जो है वो भी फेवरेट थे, और आतफ खान तो वज़ीर आला के पोटेंशियल कैंडिडेट थे। अगर बीच में परवेज खटक साहब ना पढ़ते, बीच में जहांगीर तरीन साहब ना पढ़ते, तो शायद वो वज़ीर आला ही बन जाते जी। अब मामला ये है कि खान साहब ने वज़ीर आला बनाया महमूद खान को, इमरान खान साहब ने बनाया। जब तक उनकी आशीर्वाद उनको रहेगी उस वक्त तक तो जारी बात है वही वज़ीर आला रहेंगे, और उनके खिलाफ जो बात करेगा, बगावत करेगा, साजिश करेगा, वो इमरान खान ये समझते हैं कि वो पार्टी के खिलाफ या मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है। तो इसलिए 3 वो जो अपने ब्लू आइड वज़रा थे उनकी कुर्बानी दे दी गई। क्योंकि महमूद खान साहब 2 दिन पहले मिले, उन्होंने कहा जी आतफ खान साहब, शराम तरकई साहब, एक तो इनकी वजारत में शराम तरकई साहब की बदलना चाहता था, उस पर आतफ खान ने कहा कि मैं नहीं बदलने दूंगा। साथ उन्होंने कहा कि 3 जो MPAs हैं उनको वजीर बनाए, उसके वाले से परफॉर्मेंस के ऊपर भी सवाल थे। तो खान साहब को जब ये ब्रीफ किया गया तो खान साहब का ये कहना था आतफ खान या उनके जो ग्रुप से लोगों से कि अगर आपका कोई मसला था तो जो मीडिया के जरिए आपने एक पार्टी के ऊपर तफजाज या चार्जशीट लगाई है, काश वो आप मुझे आके बताते तो मैं इसका रिजॉल्व करता। दूसरा मामला आ गया है उस्मान बुज़दार साहब का जी। उस्मान बुज़दार साहब को फिर खान साहब ने कहा है कि उस्मान बुज़दार साहब ही वज़ीर आला रहेंगे, और जो लोग उनके खिलाफ साजिशें कर रहे हैं मुझे अच्छी तरह पता है और मैं सारी चीज़ें बड़ी गौर से देख रहा हूँ। बहरहाल उस्मान बुज़दार के अलावा उनका वज़ीर आला को मैं नहीं देख रहा, ना बनेगा। ये आप उन्होंने कहा कि अगर वो बनेगा तो वो 20 दिन भी नहीं रहेगा। साथ उस्मान बुज़दार साहब की थोड़ी सरजनिश भी उन्होंने की है, क्योंकि पहले तो वो ये कहते थे कि जी जो ब्यूरोक्रेसी है मैं करना चाहता हूँ, आगे से ये मसला नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा। उन्होंने वही शिकायत तो अब ये शिकायत लगाई, लेकिन खान साहब ने कहा कि 1.25 साल अभी तो आप कह रहे हैं ये ब्यूरोक्रेसी आपको चलने नहीं दे रही, ये सारा अचानक से MPA का आ गया जी, उनकी बात नहीं सुनते। तो CM साहब ने कहा जी वो तो मेरी भी नहीं सुनते। तो खान से कहा जब आपकी सुनते थे 1.25 साल 1.5 साल तकरीबन, तो उस वक्त तक की आपकी परफॉर्मेंस फिर क्या है? ये सारा जो मतलब ये चीज़ें हुई हैं ये 1 महीने में तो नहीं होगी सारी। खरल साहब ये सारी बातें आपकी दुरुस्त हैं, लेकिन बाबर डोगर साहब ये भी तो खतरा है इस हुकूमत को कि 1 वोट की अक्सरियत से बुज़दार साहब बने, अब किसी और को बनाएंगे तो पता नहीं अपने लोग दोबारा वोट देंगे या नहीं देंगे उसको वज़ीर आला बनाने के लिए। तो ये भी एक बहुत बड़ा, इसीलिए शायद इमरान खान कह रहे हैं कोई नया आया तो वो इतने दिन भी नहीं चल सकेगा। उसामा साहब मैं आपको अपडेट दे दूं, आज असम्बली का सेशन था, आज पंजाब असम्बली का सेशन था, उसमें मेरी काफ़ी MPA से बात हुई, फॉर ब्लॉक वालों से भी बात हुई, उनकी रिजर्वेशन उस तरह की उसी तरह से खड़ी हुई हैं, बल्कि वो एक स्टेप आगे चले गए हैं। वो ये कह रहे हैं कि उस्मान बुज़दार साहब के लिए हम जिनकी पावर्स के लिए लड़ रहे थे वो खुद ही अपनी पावर जो है उन्होंने अपने हाथों से गुआ के ब्यूरोक्रेसी को दे दी और अपना केस खुद ही प्लीड नहीं कर सके, तो हम क्या उनका केस प्लीड करेंगे। अच्छा, तो अब वो जो तीरों के रुख पहले उनकी तरफ नहीं थे, अब वो उनसे भी खासे खफा हैं। दूसरी जो बड़ी डेवलपमेंट हुई है पंजाब असम्बली में वो ये हुई है कि आज चौधरी परवेज़ जो आज उनका मूड बहुत ज़्यादा ऑफ था। आज सेशन जब उन्होंने स्टार्ट किया, जो ही सेशन स्टार्ट हुआ तो साथ ही स्टार्ट होते सार ही आउट ऑफ द वे रूटीन का सारा मुसद्दा एक साइड पे करके दोस्त जो हैं उन जो डिप्टी स्पीकर हैं दोस्त मोहम्मद मुजारी वो खड़े हो गए। अच्छा। उन्होंने कहा जी कि कल मैं इमरान खान साहब की मीटिंग अटेंड करने के लिए जा रहा था तो रास्ते में मुझे पुलिस ने रोक लिया, मेरी गाड़ी की तलाशी ली, मेरी तलाशी ली और मेरी जो है प्रिविलेज है ना वो तो उससे बिल्कुल उस बेड़ा गर्क हो गया, उसका तबाह हो गई है। मैं मतलब कि मैं डिप्टी स्पीकर हूँ सूबे का और मेरी तलाशियाँ ली जा रही हैं, मुझसे पूछा जा रहा है कि आपके पास इनविटेशन है, आप कैसे जा रहे हैं। तो मैं तो इस पे उस पर चौधरी परवेज़ बहुत भरम हो गए। उन्होंने कहा जी कि ये तो बड़ी ज़्यादती है, माजी में तो इस इशू पर IG उड़ गए हैं। अच्छा। तो उन्होंने फौरी तौर पर जनाब राजा बशार साहब से कहा, राजा बशार साहब ने कहा जी कि जो आप कहेंगे हम वही करेंगे, आप हुक्म करें, ऑर्डर करें। ऊपर फूड मिनिस्टर खड़े हो गए समीत साहब, जिनकी इमरान खान ने कल टका के बेइज्जती की है कि जनाब कि तुम्हारी वजह से ये फूड का सारा बहरान आटे का पैदा हुआ है। उन्होंने कहा जनाब फौरी तौर पर एक्शन लिया जाए IG के खिलाफ। अपोजिशन जो थी वो भी एक पेज पर, PTI, पीपल्स पार्टी, नून लीग, सब के IG को बुलाएं और उसको उड़ा के रख दें। उस पर परवेज़ साहब ने कहा जी कि मैं अभी एक कमेटी बनाता हूँ, उस कमेटी का हेड मैं खुद हूँ, उसमें राजा बशार साहब होंगे और एक नून लीग का मेंबर होगा और हम IG को बुलाएंगे, सुनेंगे और इस असम्बली के सामने
सारी प्रोसीडिंग रखेंगे और आइंदा से असम्बली से फैसला करेगी, असम्बली फैसला करेगी कि हमने क्या करना है। साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि जनाब ये जो मेंबर्स हैं माजी में चाहे वो कोई भी हो, चाहे जो भी MP हो, ये ब्यूरोक्रेसी अपने आप को समझती क्या है, ये है क्या ये मेंबर की प्रिविलेज को ब्रीच कर रहे हैं और IG को फौरी तौर पर बुलाया जाए। आज IG इस्लामाबाद में है, वो तो है नहीं। उन्होंने ये कहा कि IG जब तक नहीं आते उस वक्त तक ये हाउस ऐसे चलता ही रहेगा, चाहे वो रात 2 बज जाए। IG आएगा तो फिर हम फैसला करेंगे। और उन्होंने कहा जी मैं फिलहाल प्रोसीडिंग मुअत्तल कर रहा हूँ और जब तक IG नहीं आते हम उसका यहाँ बैठ के इंतजार। इसका मतलब बाबर साहब ये ब्यूरोक्रेसी और सियासतदान। आपको एक और चीज़ बता दूँ, असम्बली का सेशन स्टार्ट होने से पहले मुझे नून लीग के एक सीनियर बंदे ने जो मिनिस्टर रह चुका हुआ है, उसने मुझे कहा कि आज असम्बली में बहुत बड़ी खबर मिलेगी आपको। आज असम्बली हमारी स्थिति हो रही है ब्यूरोक्रेसी के साथ, ये उसने मुझे पहले ही बता दिया। तो इसका मतलब है मिले हुए हैं सब। सारी गेम थी, सारी प्लानिंग थी। इमरान खान साहब ने कल मीटिंग में कहा है कि मुझे पता है कि ये फॉरवर्ड ब्लॉक के पीछे कौन बंदे हैं, मुझे सब पता है कौन इनको भड़का रहा है और कौन ये आग लगा रहा है। और आज हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि असम्बली से उसका जवाब जाएगा। ठीक है। तो मुझे तो अब एक अजीबोगरीब टकराव वाली सूरत हाल नज़र आ रही है। ख़ास तौर पे आज जो असम्बली का सेशन था उसमें PTI के अपने मिनिस्टर, मुझे एक बात बताएं, अगर एक मिनिस्टर जो है उसकी प्रिविलेज ब्रीच हुई है, मैंने आज तक ज़िंदगी में 22 साल मुझे हो गए असम्बली अटेंड करते, ये नहीं हुआ कि डिप्टी स्पीकर या मिनिस्टर खड़ा हो गया कहे कि जी IG से मुझे कंप्लेंट है। वो तो CM का प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, वो जब चाहे जाके CM से मिले। मिनिस्टर का पोर्टफोलियो मिनिस्टर जाके CM से मिल सकता है और डिप्टी स्पीकर जाके CM से मिल सकता है, लेकिन ये आज वो रवायत टूटी है। अच्छा, तो CM को भी कुछ नहीं समझ रहे, बाईपास कर रहे हैं। चीजें जो है ना वो ऐसे लग रही हैं कि एक लाइजन कमेटी जो है CM से अगर सिचुएशन कंट्रोल नहीं हो रही तो फिर असम्बली जो है वो दरमियान में कूद पड़ी है। अच्छा, हम ब्यूरोक्रेसी के साथ हेड ऑन होने लगे। अच्छा, इससे बेहतर हालात तो ऐसे लग रहा है कि सिंध में है फिर खरल साहब, क्योंकि वहाँ तो देखें कि वज़ीर आला सिंध ने मुलाकात भी कर ली इमरान खान साहब से, उनको रिसीव भी किया। तो ये कभी हमने देखा है कि माजी में बड़े इनके इख्तलाफात रहे, लेकिन अब तो ये भी खबरें आ रही कि इतफाक़ हो गया है, ठीक है कि अगर सिंध हुकूमत चाह रही है, काबीना का फैसला है, तो सिंध के IG को भी बदल देते हैं। तो अपनों से बेहतर ताल्लुकात तो आज लग रहा है कि पीपल्स पार्टी से होने जा रहे हैं, और MQM का भी वहाँ पर कोई इतना तज़किरा नहीं नज़र आ रहा। लगता है कि उनके तहफ़्फ़ुज़ात शायद दूर हो गए हों, कम अज़ कम वक्ती तौर पर, क्योंकि वो MQM का रूठना मनाना ये कोई नई बात तो है नहीं। यही तफजात है। और जो बात डोगर साहब असम्बली की एक मुख्तसर ब्रीफ उन्होंने मंजर कशी की, इसके पीछे आप देखें ना कि इमरान खान साहब चौधरी परवेज़ लाई को नहीं मिले, एक इत्तेहादी है सूबे में, और उनके साथ वजह से हुकूमत खड़ी हुई है पंजाब में, उनकी वजह से मरकज़ में हुकूमत खड़ी हुई है, कायम है PTI की। तो गवर्नर साहब से मुलाकात नहीं की, तो ये इसको क्या आप समझेंगे? यानी एक मेन इत्तेहादी हैं, वज़ीर आज़म साहब आते हैं, बुज़दार साहब से वो मिलते हैं, लेकिन वो एक मेन जो इत्तेहादी जमात है उनके रहनुमाओं से नहीं मिलते, वो गवर्नर से नहीं मिलते, और साथ वो कह रहे हैं मुझे पता है कि साजिशें कौन कर रहा है। दूसरी जानब आप जो कह रहे हैं कि जो CM सिंध हैं वो उन्होंने इस्तकबाल किया, वो लेने हैं। देखिए CM सिंध पहले भी जब भी गवर्नर हाउस जाते थे इमरान खान, जब भी कराची जाते थे, उनका बल्कि गिला होता था कि मुझे इनवाइट नहीं किया जाता, मुझे इनविटेशन नहीं दिया जाता। तो उनको बुला लिया, अच्छी बात है, लेकिन मामला फिर वही है कि GDA जो है उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं वहाँ पे, वो मिनिस्ट्री मांग रहे हैं, वो उनके फ़ंड मांग रहे हैं, वो अपने स्कीमें मुख्तलिफ जो है उनके काम है, पोस्टिंग ट्रांसफ़र, उनके अंदर वो शेयर मांग रहे हैं। MQM जो है वो इतनी मुलाकातें अब तक हो चुकी हैं, जहांगीर तरीन के घर भी हुई, परवेज़ खटक भी वहाँ पे मौजूद थे, MQM का वफद भी आया, खालिद मकबूल सिद्दीकी भी थे, बाकी लोग भी थे वहाँ पे। फिर अब कई सेशन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक भी MQM की जानब से वो ठीक है किसी तनख्वाह पे वो काम कर तो रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी जो रिजर्वेशन है, जो अभी तक तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो ख़त्म नहीं हुए, उनका मुदावा नहीं किया जा सका। तो अब देखना ये है कि इमरान खान साहब जो है जिस तरीके से KP में तो उनकी अपनी हुकूमत थी, 3 वज़रा की उन्होंने कुर्बानी दे दी है। और मैं अगली आपको बात बता दूँ कि वो तीनों वज़ीर जो हैं
वो दोबारा असेंबली में आ सकते हैं। अच्छा, ऐसी बात नहीं है कोई। अच्छा, कैबिनेट में आ सकते हैं, कैबिनेट में यानी असेंबली, सॉरी, यानी कैबिनेट में दोबारा उनका पोर्टफोलियो तब्दील हो सकता है, कुछ नई उनको जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं, क्योंकि वो उनकी इन हाउस है, पार्टी है। और तीनों वुज़रा ने अभी तक कोई रिएक्शन नहीं दिया, तो इससे भी लग ये रहा कि शायद इसी बात की वजह से खान साहब उनको दोबारा कैबिनेट में ले लें, क्योंकि उन्होंने कोई एहतजाज रिकॉर्ड नहीं किया अभी तक। उन्होंने इसी चीज़ पे वो इंतजार कर रहे हैं कि खान साहब उनको बुलाएं, उनके तहफ़्ज़ात सुने, और उसके बाद में भी उनको दोबारा कैबिनेट में। खैर साहब, मुझे एक बात बताएं, कल खान साहब ने एक फॉर ब्लॉक वाले भी आए, जो दूसरे MNAs भी आए, MPs भी आए, गिले शिकवे हुए, एक चीज़ इमरान खान इन सबसे पूछता रहा है, बार बार पूछता रहा है कि वो कौन सा ऐसा तुम्हारा मेरिट वाला जायज़ काम है जो नहीं हुआ, वो मुझे बताओ ना, मेरे सामने रखो कि बताओ कि चीफ सेक्रेटरी ने तुम्हारा कौन सा काम नहीं किया। कोई एक काम नहीं, आए बाएं शायद सारे जवाब थे, कोई एक जवाब नहीं था। हम इस प्रोग्राम में बैठकर यही बात हमने क्या 1.5 साल में स्टोरियां नहीं दी कि किस तरह से यहाँ पर मेरिट की वायलेशन होती रही, किस तरह से मेरिट को तबाह होता रहा, किस तरह से चहीते अफसरान को नवाजा जाता रहा। आज इमरान खान ने किया क्या है? क्या PTI का मैनिफेस्टो ये नहीं था? क्या हम ये नहीं कह रहे थे कि मेरिट पर यहाँ पर काम होना चाहिए? आप जाएं, चीफ सेक्रेटरी जो है इमरान खान ये तो पूछता है कि कौन सा ऐसा काम है जो तुम्हारा मेरिट पे नहीं हो रहा, वो मुझे भी बताओ। अगर ये तुम चाहते हो कि तुम्हारे डेरों के खर्चे जो है वो SHO चलाएं, तुम्हारी मर्जी के SHO लगे हों, तुम्हारी मर्जी के पटवारी हों, तुम्हारी मर्जी के तहसीलदार हों, तुम्हारी मर्जी के एक्सियन हो, वो रोज बोरियां भर भर के पैसे कमाएं और तुम्हें भी दें, तो ये नहीं होगा, ये काम नहीं होगा। चाहे हुकूमत जाती है जाए, चाहे हुकूमत जाती है जाए, चाहे ये सब खिलाफ सब जाती है तो जाए। वो नून लीग के मसला साथ ये है कि क्या वो अपनी जो विजन दिया था वो सारा उसको सेक्रीफाइस कर ले। पिछले आप 1.5 साल में आपने भुगत लिया, आपने देख लिया कि पंजाब में मेरिट का क्या हाल हुआ। आज असेंबली के अंदर ये बातें हो रही थी, आज असेंबली के ये अंदर बातें हो रही थी कि जनाब प्रोविंशियल जो डिस्ट्रिक्ट फंड है वो क्यों नहीं अनाउंस किया जा रहा, मगर एक जिले का एक खास हल्का, उस पर 55 अरब रुपए के प्रोजेक्ट लगे हैं। 55 अरब रुपए के प्रोजेक्ट एक हिस्से में लग गए, बाकी सुबह जो सारा वेला पड़ा हुआ है, फारी पड़ा हुआ है। 150 अरब रुपए का टोटल डेवलपमेंट का 200 अरब का बजट है, उसमें अभी तक 55 अरब रुपया सिर्फ तौसा शरीफ पर आपने लगा दिए, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी पर लगा दी, एक MNA की, और बाकी सारा सुबह एक साइड पर पड़ा हुआ है। तो सर एक चीज मैं खालसा बताऊं, उस्मान बुज़दार के खिलाफ MPs की स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशन है। वो ये समझ रहे हैं कि अगर ब्यूरोक्रेसी को जो इख्तियारात गए हैं उसकी वजह ये थी कि पहले दिन से अहल नहीं था। अगर ये बंदा तगड़ा होता, मेरिट पर काम करता, तो किस तरह से ये सारी चीजें होती। अल्टीमेटली खान साहब को मजबूर होकर, आखिर उन्होंने भी तो अवाम को जवाब देना है ना, तो वो क्या करें, कंप्रोमाइज कर लें इन 20 बंदों के लिए, इन 40 बंदों के लिए, इस अलायंस के लिए। बाबर साहब, हमारी अपनी 40 साल की सियासत, 40 साल की सियासत यही है, MP MNA बनते इसलिए है कि सारा कुछ हमारे कंट्रोल में होगा, हम इन लोगों को तबादले करवा सकते हैं। पाकिस्तान में, पंजाब में आप चले जाएं, कहां पर लिखा हुआ है? इमरान खान साहब ने तो ये कहा था सर, सियासत ये जो फंड्स हैं ये लोकल गवर्नमेंट के हैं, ये लोकल गवर्नमेंट के जरिए सारी दुनिया में खर्च होते हैं। MPs का कोई ताल्लुक ही नहीं है MNA का फंड के साथ, मगर हमारे यहाँ ये नहीं होता। और सर उसमें लेजिस्लेशन हो रही है। मुझे एक बात बताएं खैर साहब, आप तो चीफ मिनिस्टर भी आ गए, आप तो मैं आपको बता, मैं खुद चीफ सेक्रेटरी के पास बैठा हुआ था और जितने MPs आए उन्होंने कहा ये स्कीमें हमारी, ये सड़क टूटी हुई है, ये फलाना है, ये सर ये आप अप्रूव कर दें। उन्होंने फौरन अप्रूव किया, उन्होंने कहा CM से बात हो गई है, उनके हो गए, उन्होंने अप्रूवल करके आगे बढ़ी। अब अगर MNA ये कहे, MP ये कहे कि जनाब मेरे मनपसंद ठेकेदार के जरिए से ये काम करवाना है, तो फिर नहीं, वो तो साफ कह रहे हैं, हमारी मर्जी के पटवारी नहीं है, हमारी मर्जी के SHO नहीं है, हमारी मर्जी की पुलिस नहीं है, वो तो साफ कह रहे हैं। वो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। वो जो फंड्स का है वो तो आके कहते ही हैं, लेकिन वो फंड ये कहते हैं, वो ये नहीं कहते कि ये फंड हमें ये फंड जो है ये लगाए, वो कहते हैं ये फंड हमारे ठेकेदारों के जरिए से लगवाएं, जो उनके जरिए से। जब टेंडर होता है ना उसामा साहब, आम आदमी के लिए फंड का जब टेंडर होता है तो उसमें कंपटीशन होता है। ये जो MNA MPs या सेंटर जो होते हैं हुकूमती पार्टियों के जरिए फंड तो उनको मिलते हैं डेवलपमेंट स्कीम के अगेंस्ट, वो ये चाहते हैं कि वो जो फंड है उनका वो ठेकेदार, उसको वो ठेका दिया जाए, उस कंट्रैक्टर को ठेका दिया जाए जो उनका इन्वेस्टर है, जो उनका फाइनेंसर है। अब मामला ये है कि जब कंपटीशन हो तो फिर तो कोई भी ले सकता है, उसको बोलते हैं पूल, यानी पर्ची दी जाए
जो बंदा MNA, MPA या सेनेटर उस स्कीम के अगेंस्ट फंड लेके आता है, जो एग्जीक्यूटिव एजेंसी हो, यानी प्रोविंशियल रोड डिपार्टमेंट है, प्रोविंशियल बिल्डिंग डिपार्टमेंट है या डिस्ट्रिक्ट, तो वो उसकी पर्ची के ऊपर उस ठेकेदार को ठेका दे ताकि वो 10% को रिस्पेक्टिव MPA को दे कमीशन, 10% बाद में। तो ये मामला है। तो मैंने तो ये तक देखा है, हमारे इलाके का जो सियासतदान था वो जब उसको यानी ये कामयाबी मिली इलेक्शन के बाद, तो उसने अपने बेटे को ठेकेदार बना दिया और सारे मोहल्ले के ठेके उसी के पास जा रहे होते थे। मैंने तो खुद ये देखा है। बहरहाल ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद बात करेंगे IG सिंध के हवाले से भी, और कोरोना वायरस किस कदर ख़तरनाक है और पाकिस्तान को महफूज रखने के लिए क्या हो रहा है। ब्रेक के बाद बात करेंगे। अब पता चला। अब पता चला। लगता है कि सिंध हुकूमत एक और IG को तब्दील कराने में कामयाब हो जाएगी, क्योंकि अभी जो मुलाकात हुई है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की वज़ीर आला सिंध से, उसमें एक तरह से इत्तेफाक हो गया है कि ठीक है कि सिंध के मौजूदा IG को तब्दील कर देते हैं। अब कुछ नाम भी सामने आए हैं और उस दौड़ में इनाम गनी साहब भी शामिल हैं। अब इनाम गनी साहब के हवाले से जो रिपोर्ट्स हैं वो तो खरल साहब बड़ी अजीबो-गरीब हैं, हैरान-कुन हैं। तो अगर ये लग जाते हैं तो इसमें तो लग रहा है कि डॉक्टर आसिम के साथ भी उनके ताल्लुकात बड़े रहे हैं, दीगर लोगों से भी। तो किस तरह का IG सिंध होगा आपको लगता है अब जो आएगा उस पर कोई इत्तेफाक से लाया जाएगा या जो भी सिंध हुकूमत कहेगी उसको लगा दिया जाएगा? देखिए उसामा साहब, अल्टीमेटली मैंने पहले भी कहा था कि ये सूबाई हुकूमत के पास इख्तियार है और उसकी चॉइस है। जिसको अच्छा समझे या बुरा, किसी को जिसको भी वो सिलेक्ट करेंगे, जिसको भी वो चाहेंगे वही IG लग सकता है। जितनी मर्जी आठधर्मी करने की कोशिश करेगी वफाकी हुकूमत, अगर सूबा उसको नहीं चाहेगा तो वफाक ज़बरदस्ती किसी को IG इम्पोज नहीं किसी भी सूबे में कर सकता, जो चलने नहीं देंगे उसको। तो अब मामला ये है कि पहले जिस तरह गुलाम कादर थिब्बो का नाम दिया, फिर उसके बाद मुश्ताक महर का नाम दिया, कामरान फजल का नाम दिया। ये तो वो नाम थे जब कलीम इमाम को हटाने के हवाले से, उनकी इनकम्पिटेंस के हवाले से, उनकी पुअर परफॉर्मेंस के हवाले से जो एक रेजोल्यूशन आई और जो कैबिनेट ने एक डिसीजन लिया, उसके अंदर कहा कि इनको सुबह बदर किया जाता है और ये 3 लोग जो है इनका पैनल भेजा जाता है हुकूमत वफाकी को। अब उसके बाद इनाम गनी साहब जो है इनका नाम आ गया। इनाम गनी साहब के जिस तरह आपने कनेक्शन बता ही दिए हैं, तो ज़ाहिर बात है जो कलीम इमाम साहब है वो भी मलिक रियाज साहब ने लगवाए थे। वो अलहदा बात है कि वो नहीं सर्व प्रॉपर कर रहे थे या वो जिस तरीके से पीपल्स पार्टी चाह रही थी उस तरीके से वो काम नहीं कर पा रहे थे। तो उनको ये था कि शायद मलिक रियाज मुझे बचा लेंगे, तो वो नहीं बचा सके। अल्टीमेटली वो चूँकि जो ज़ाहिर बात है सूबा होता है लॉ एंड ऑर्डर का रिस्पॉन्सिबल, जो जवाब उसने देना होता है आवाम को। और जिस तरह वो बताते हैं कि कोई लंबी चौड़ी चार्जशीट है। अब देखें ना, सईद गनी साहब का एक भाई है, उनके ऊपर एक रिपोर्ट निकल आई, फिर एक मिनिस्टर साहब के हवाले से। तो पीपल पार्टी ये भी समझ रही है कि कलीम इमाम साहब ने शायद सियासत करनी शुरू कर दी है, अपना काम छोड़ के साजिशें शुरू कर रही हैं। PTI से मिले हैं, गवर्नर उनके सपोर्टर हैं, PTI के लोग जो हैं वो उनके हक में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। कभी उनको वो कहते हैं जी हम कोर्ट में इनके लिए जाएंगे, तो लादा वो तो चल नहीं सकते थे। अब इनाम गनी साहब का जो नाम है, इनाम गनी साहब के ऊपर एक 14 सितंबर 2014 को बेनज़ीर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस्लामाबाद से, जब ये डायरेक्टर इस्लामाबाद FIA के थे इनाम गनी साहब, उस वक्त एक इंसिडेंट होता है कि पाकिस्तानी ज़ाहिर करके अफगान शहरियों को हीथ्रो एयरपोर्ट लंदन जाली पासपोर्टों में भेज दिया जाता है। वहाँ वो पकड़े जाते हैं, उनको डिपोर्ट किया जाता है। उसके ऊपर 41/2018 एक इंक्वायरी होती है, वो होती है 19 अगस्त 2018 को। काफ़ी लंबी चौड़ी रिपोर्ट है ये। बाकायदा बरतानवी हुकाम ने पूरी चीज़ें, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ वो सारे मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को, फॉरेन ऑफिस को और FIA को दिए कि इन लोगों के खिलाफ जो भी इसमें मुलव्वस है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अब हुआ क्या, चूँकि डायरेक्टर FIA इस्लामाबाद वो इनाम गनी साहब थे, उनके ऊपर इल्ज़ाम है, तो लिहाजा ज़ाहिर बात है जिनके ऊपर इल्ज़ाम हो वो उसमें तफ्तीश में शायद वो मतलूबा जो नताइज थे जो बरतानवी हुकूमत चाह रही थी वो नहीं मिले, किसी के खिलाफ प्रॉपर एक्शन नहीं हुआ।
तो इस वजह से जो फाटिफ के वाले से जो ग्रे लिस्ट में हमारा नाम पड़ा है, उसमें वन ऑफ दी ये केस भी एक उसमें प्रेसिडेंट तौर पे जो हमें जराए ने बताया है कि वो भी उसमें कोट किया जाता है कि ऐसे ऐसे केसेस जो ह्यूमन स्मगलिंग के, जिसमें आपके पाकिस्तान के इदारे इन्वॉल्व हों, लोगों के जाली पासपोर्ट बनवा के, उनकी जाली सफरी दस्तावेजात बनवा के अपने एयरपोर्टों से उनको बाहर भेजे, और बरतानवी हुकूमत और दीगर हुकूमतें अगर उनको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ पकड़ लें फिर वापस भेजें, कार्रवाई ना हो, तो अगर ऐसे लोगों को इसके ऊपर भी कार्रवाई नहीं होती तो जाहिर बात है पाकिस्तान का नाम तो पर ग्रे लिस्ट से निकलना मुश्किल हो जाएगा। अब इनको अगर आईजी लगा दिया जाता है, जी मुझे ये है, अब वो इस पे बेहतर डिफेंड कर सकते हैं। ये एक चीजें वो है जो रिकॉर्ड पे है। अच्छा, जो एक मेन स्ट्रीम मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, हर जगह पे हम FIA की बीट भी करते हैं, तो उस तरह ये चीजें सामने आती रही। अब इनाम गनी साहब को ये चाहिए कि मेरी भी गलती है, मुझे उनके मौक़िफ़ लेना चाहिए, कल भी वो दे सकते हैं कि वो अपनी पोजीशन क्लियर करें, क्योंकि उनके ऊपर ये इल्जाम बार बार आया इल्जाम कि इसके अंदर उनका किरदार था, अगर वो भिजवाने में भी मुबैना तौर पर, और जो इसके ऊपर जो कार्रवाई नहीं हुई जिम्मेदारों के खिलाफ, इससे नाम क्लियर करवाएं। वो अच्छा बाबर डोगर साहब, मुझे ये बताएं कि ये अच्छी बात है कि चले 3 सूबों में तो तहरीक इंसाफ है, एक ही सूबा है सिंध जहां पर तहरीक इंसाफ नहीं, यानी पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। पहली दफा देख रहे हैं कि इस तरह का कुछ माहौल बन रहा है कि सिंध हुकूमत की मानी जा रही है, तो ये अच्छी बात है और इससे कुछ डेवलपमेंट भी सिंध में हो सकेगी। कराची पैकेज की जो बात होती है उससे भी कुछ बात बन सकेगी, या ये सिर्फ IG की हद तक ही ये फाहम तफहीम है? उसामा साहब, मुझे तो नहीं लग रहा कि मुझे तो ये लग रहा है कि IG की हद तक ही फाहम तफहीम है। असल में मसला ये है कि क्रेडिट जो है हर कोई खुद क्रेडिट लेना चाहता है, दूसरे को क्रेडिट देना नहीं चाहता। इमरान खान साहब जो है वो PTI जो है वो ये चाह रही है कि जी कराची पैकेज जो भी हो डायरेक्टली उनके थ्रू खर्च हो, MQM उसका क्रेडिट लेना चाहती है, मे भी माल का मसला हो कि ये माल पे सारा कुछ रुका हो, और पीठ पार्टी जो है वो ये कहती है कि जनाब हमारे बगैर ये काम हो ही नहीं सकता, कराची की डेवलपमेंट हो ही नहीं सकती। लेकिन देखिए हैरत की बात ये है कि जहाँ पर साफ़ और शफाफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी इनके बारे में नहीं है। करप्ट जहाँ पर लगाना हो वहाँ पर ये सारे इकट्ठे हो जाते हैं। अब इनाम गनी साहब जो हैं, मैं उनको करप्ट तो नहीं कहता, लेकिन उनके खिलाफ इंक्वायरीज तो हैं, चीज़ें तो हैं, और उस पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो हैं वो बड़ी जल्दी से उस पर मान गए हैं इनाम गनी साहब पर, और यहाँ पर पूरे पंजाब में हाहाकार मची हुई है। हालांकि यहाँ पर तो वो कह रहे हैं कि यार जो भी जायज़ कम है लाएँ, बताएं, आप हमें बताएं कौन सा आपका जायज़ काम रुका हुआ है वो हम करवाते हैं, लेकिन इस पर जायज़ काम की तरफ तो आता कोई नहीं है। वो तो सारे चाह रहे हैं कि नाजायज़ काम हो, और नाजायज़ काम जो करवाने हैं तो वो फिर आपको पता है जो इनके 4 नाजायज़ काम करेगा, जो चीफ सेक्रेटरी या IG इनके गलत काम करेगा, वो फिर 4 अपने भी गलत काम करेगा। जब अपने करेगा तो फिर आप किस तरह से सिस्टम ठीक चलेगा? यानी कि यहाँ पर सिस्टम को चलने नहीं दिया जा रहा। सिंध में जो भी नाम आता है वो ऐसा नाम आता है जिसपे पहले ही दागदार है, जिसपे पहले ही धब्बे लगे हुए हैं। तो मुझे तो अल्टीमेटली जो नज़र आ रहा है वो ये है कि अल्टीमेटली लोग जो हैं कहीं पर अवाम की फलाह की बात नहीं हो रही, लोगों की वेलफेयर की बात नहीं हो रही। कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट, चाहे वो सिंध की हो, चाहे KPK की हो, चाहे पंजाब की हो, चाहे सेंट्रल हो, आपको कहीं ये नज़र नहीं आ रहा कि महंगाई, बिजली के बिल, उसके बाद गैस, उसके बाद ये डेवलपमेंट, बेरोजगारी, इस अभी तक हम सारे प्रोग्राम में, पूरे प्रोग्राम में जो भी नेशनल सिनेरियो चल रहा है आप कहीं देख लेंगे इस इशू पर बात नहीं हो रही। कोई पॉलिटिकल बंदा इस इशू पर बात नहीं आ रहा। कल इमरान खान यहाँ पर आए हैं, MPs को तो चाहिए था कि रो पड़ते कि सर हमारे लोग हमारे कपड़े फाड़ रहे हैं, उनका इशू बिजली है, उनका इशू पानी है, लेकिन इस पर बात नहीं। बिजली का इशू तो लग रहा है कि पूरे पंजाब का इशू, पूरे पाकिस्तान का इशू यही है कि हमारे करप्ट किस्म के जो बंदे हैं उनको अपॉइंट कर दें। यही पॉलिटिशियन के इशू है जो कि कहते हैं हमारे पास अवाम का मैंडेट है, मिल जाए उनको वो कहीं किसी एक जगह पर भी अवाम की बात ही नहीं हो रही। अवाम बेचारी इनकी तरफ देख रही है और वो अपनी बदमस्तियों में। लेकिन क्या ये जो इमरान खान साहब कहते हैं जी 60 की दिहाई बड़ी ज़बरदस्त थी, 60 की दिहाई में हम यूँ जा रहे थे, वो ब्यूरोक्रेसी जब पाकिस्तान बना वो उस दौर के जो अफसर थे उनका हम रोल इसमें ख़त्म नहीं कर सकते कि किस तरह पाकिस्तान को खड़ा किया गया पत्तों पर, और क्या कागज़ भी नहीं होते थे, क्या किस तरह से लोगों ने काम किया और मुल्क को खड़ा किया।
तो क्या इमरान खान साहब उस तरह की ब्यूरोक्रेसी चाह रहे हैं कि वो वापस आ जाए, क्योंकि फिर वहां पॉलिटिकल इस तरह की इंटरफेरेंस नहीं थी। फिर उनसे भी सवाल होता था कि अगर कोई गलत काम करेगा तो फिर सियासतदान भी गिरबान पकड़ सकता है कि अच्छा हमारी बात तो तुम सुनते नहीं हो, तो ये तुमने कैसे कर दिया, ये अपनों को कैसे नवाज रहे हो, ये क्या कर रहे हो। सामा साहब एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आप एक ईमानदार बंदे को लगाते हैं ना तो वो फिर आपको ना करेगा। फिर प्राइम मिनिस्टर को भी ना सुनने की आदत डालनी पड़ेगी, चीफ मिनिस्टर को भी ना सुनने की आदत डालनी पड़ेगी, और तमाम लोगों को, मिनिस्टर्स को भी, कि बना वो तो फिर गलत काम का वो इनकार कर देगा। अब ये तो ना सुनने की आदि है ही नहीं है, ये तो समझते हैं कि ये मुगल बादशाह हैं हम, जो हमारे मुंह से निकला उसको उस पर अमल दरामद होना चाहिए। लेकिन बाल इस सारे इशू पे मैं आपको बता दूं, नून लीग बगले बजा रही है। अच्छा, और खुश है, वो ये समझ रहे हैं कि ये शायद ये अपने बोझ से गिर जाएंगे। और एक और डेवलपमेंट ये भी है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अगले 4-5 रोज में हस्पताल दाखिल हो रहे हैं, और हस्पताल दाखिल होने का मकसद शायद मरियम को कुछ रिलीफ दिलवाना है, इलाज करवाना नहीं है। चले ब्रेक के बाद बात करते हैं कोरोना वायरस के हवाले से, और खदशात का इजहार किया जा रहा है कि पाकिस्तान में भी खदशा है कि फैल ना जाए, उसके लिए इंतजाम भी किए गए हैं। इस पर ब्रेक के बाद बात करेंगे। अब पता चला। अब पता चला। ब्रेक के बाद खुशामदीद। कोरोना वायरस ये चीन के शहर वुहान से शुरू हुआ। अब तक तकरीबन 100 के करीब बताया जा रहा है कि अफराद इसमें हलाक हो चुके हैं इसकी वजह से, और हज़ारों की तादाद में मुतासर हैं। पाकिस्तानी शहरी तालिब इल्म ख़ास तौर पर जो वुहान में हैं वो भी परेशान हैं, उनको वापस लाने के लिए इंतजाम भी किए जा रहे हैं, और एयरपोर्ट्स पर स्क्रीनिंग भी की जा रही है, ख़ास तौर पर चीनी शहरियों की। कई दूसरे ममालिक में भी तस्दीक हुई है कि वहाँ भी लोग मुतासर हुए हैं, कहीं 1-2 लोगों की शिकायत है। पाकिस्तान में बाज़ ख़बरें आ जाती हैं कि जनाब 4-5 लोग, कहीं मुल्तान में खदशा है, ये शक जाहिर किया जा रहा है, लेकिन तस्दीक नहीं होती। तो खरल साहब, ये आपको लगता है कि पाकिस्तान में इसके से बचने के लिए इंतज़ामात कर लिए गए हैं, खुदा न खास्ता पाकिस्तान में इसका कोई ख़तरा नहीं है, और चाइना से ये भी कहा जा रहा है, गिलगित बल्तिस्तान की तरफ से भी हुकूमत से कहा गया कि वो बॉर्डर अभी ना चाइना का खोला जाए, क्योंकि ख़तरा है कि कहीं ये पाकिस्तान में ना फैल जाए। देखिए उसामा साहब, ये बड़ा ख़तरनाक वायरस है, और जिस तरीके से ये आया है चाइना के अंदर, और वुहान शहर, वहाँ पे बहुत सारे हमारे अपने मेरे रिलेटिव हैं, कुछ वो डॉक्टर बनने के लिए वहाँ पे स्टूडेंट गए हुए हैं, तो वहाँ पे बहुत बड़ी पाकिस्तानियों की तादाद है। इसके अलावा जो आप देखें, अगर कोई भी एयरपोर्ट पाकिस्तान का ले लें, वो कराची हो, वो इस्लामाबाद हो, वो लाहौर हो, तो वहाँ पे जो चाइना से आने वाले जो चीनी जो शहरी हैं उनकी अच्छी खासी तादाद है। तो अब हमारे पाकिस्तान में मेरा नहीं ख्याल कि स्कैनिंग के इतने ज़बरदस्त किस्म के इंतजाम हैं। अगर ये वायरस है थाईलैंड में, जापान में, सिंगापुर में और अमेरिका तक पहुंच जाता है, तो पाकिस्तान को इस पे प्रिकॉशन बहुत ज़्यादा सख्त लेने की ज़रूरत है। और जब तक ये वायरस के हवाले से पाकिस्तान के पास पूरे गैजेट्स, उसका सिस्टम, उसकी जो स्कैनिंग के हवाले से जो आलात हैं, जो टेस्ट हैं, जो फैसिलिटीज़ हैं, वो नहीं आ जाती, मेरा ख्याल है उस वक्त तक जो चीनी हैं उनके या तो दाखिले पे पाबंदी आयद की जाए, या उनके हवाले से सर्टिफिकेट उनको मैंडेटरी किया जाए कि इंटरनेशनली जो भी अभी, क्योंकि ये एक बीमारी ऐसी है जिसका अभी तक इसका वायरस, एंटीवायरस नहीं निकला, यानी ये एकदम से इंसान को होती है, और कुछ कूते मुदाफत वो पूरा सिस्टम आपका तबाह कर देती है, किडनीज के ऊपर अफेक्ट करती है, और चंद घंटों में इंसान जो है मौत के मुंह में चला जाता है। ठीक। और अब तक इसमें सैकड़ों लोग जो हैं वो लुकमा अजल बन चुके हैं, और चाइना के अंदर जो वुहान शहर और बाकी कुर्बो जवार के जो शहर हैं, वहाँ पे बहुत एक खौफ और तशवीश पाई जाती है, और लोगों ने जिस तरह मास्क पहने हुए हैं, लोग सफ़र नहीं कर रहे लोग, क्योंकि ये एक इंसान से दूसरे इंसान को एक इस तरह का मर्ज है कि फैल सकता है। अच्छा, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तानी हुकूमत को कबल इसके कि ये यहाँ पे आ जाए, अच्छा, तो उसका मेरा ख्याल है फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा, पहले इसके हवाले से हमें इकदाम करने की जरूरत है। बाबर साहब, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में एहतियात की जा रही है? उसामा साहब देखें, जहाँ तक जो पॉसिबल मैयत हैं वो तो लिए गए हैं। यहाँ पर तमाम एयरपोर्ट जो हैं वहाँ पर स्कैनिंग सेंटर बना दिए गए हैं,
जहाँ पर तमाम जो चाइना से आने वाले लोग हैं उनकी स्कैनिंग की जा रही है कि अगर किसी में कोई ऐसी अलामात हैं तो उनको फौरी तौर पर उनको वहाँ पर रोक दिया जाए। इसके अलावा तमाम बड़े जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, डिविजनल हेडक्वार्टर्स हैं, वहाँ पर एक एक हॉस्पिटल जो है उसको डेडिकेट कर दिया गया। अगर इस तरह का कोई पेशेंट आइडेंटिफाई होता है, स्कैन होता है, तो उसको फौरी तौर पर वहाँ पर एडमिट किया जाए, आइसोलेट किया जाए। लाहौर में सर्विसेज हॉस्पिटल है, मुल्तान में है, पेशावर में है। तो जो गवर्नमेंट के बस में है वो कर रही है ताकि इसका जो आउटब्रेक है इसको रोका जाए, इसके फैलाव को रोका जाए। बेसिकली तो आपको पता है कि ये चाइना से स्टार्ट हुआ है और चाइना में भी वो एक टिपिकल जो खाने हैं उनकी वजह से ये वायरस जो है वो वहाँ से आया है और ज़्यादातर ये एक छूत की बीमारी है। ये और मंडी भी कहते हैं, मुझे जहाँ तक खबरें आ रही वहाँ पे कुछ जिस तरह बच्चे बता रहे हैं स्टूडेंट, कि वहाँ पे एक मंडी है बहुत बड़ी जानवरों की। जी, तो उन जानवरों के जरिए भी शायद इसका जी ऐसे ही है, फैलाव की चीजें आ रही हैं, खबरें आ रही हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि चाइनीज गवर्नमेंट जो है वो खुद उन्होंने वुहान जो शहर है उसको टोटली आइसोलेट कर दिया है। वहाँ पर एक उन्होंने स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल 6-5 चीज़ें उन्होंने बना के तो वापस उन्होंने ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दी है। तो मेरा ख्याल है कि ये इस पे काबू पा लिया जाएगा। चाइनीज़ गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है और पाकिस्तान में अभी तक कोई बड़ा सिग्निफिकेंट केस सामने नहीं आया, लेकिन यहाँ पर एक अलर्ट तो जारी है। शुकूक व शुबहात का इज़हार है। और सिर्फ वुहान शहर नहीं, इसके अलावा इसके साथ 1-2 शहर जो मजीद हैं उनमें भी अलर्ट है और किसी के भी वुहान से बाहर जाने पर या वुहान जाने पर पाबंदी है। ख़ासतौर पर उन शहरियों पर बड़ी पाबंदी लगा दी गई है कि वो जो भी ट्रीटमेंट है वुहान शहर के अंदर ही हो, इससे बाहर ना जाएं। लेकिन ये भी बाबर डोगर साहब कहा गया कि पाकिस्तान में इसकी स्क्रीनिंग को कोई, और ये वज़ीर मुमलिकत बराए सेहत कह रहे हैं कि हमारे पास कोई इसके प्रॉपर इंतज़ामात नहीं हैं पाकिस्तान में इसकी स्क्रीनिंग के, इसकी डिटेक्शन के, और ज़ाहिर है कि इसका अभी तक कोई इलाज भी उस तरह से नहीं है, वैक्सीन नहीं है। तो जो लोग इससे मुतासर होते हैं तो कहा जाता है कि उसमें से 4% के हलाक होने का खदशा होता है। तो अभी तक जो अलामात है उसमें वही, ये तो आम सी चीज़ बताई जाती है, बुखार, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, सांस में दुश्वारी। तो इसलिए लोग बड़े खौफजदा हैं, लेकिन खौफ से ज़्यादा मोहतात होता है और उसके लिए हुकूमत ने कुछ इंतज़ामात भी किए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि जिस तरह चाइनीज़ गवर्नमेंट और आलमी इदारा सेहत भी इस पर कह रहा है कि चीनी हुकूमत इस पर काफ़ी तेज़ी से काम कर रही है, तो उम्मीद है कि इसको फैलने से रोक लिया जाएगा। बाबर डोगर साहब, असद खलील साहब का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम देखने के लिए। आप सबका शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।